काफ़ी सारे स्टेट्स के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो गवर्नर और वहाँ की जो रूलिंग पार्टी है, उसके बीच में अक्सर कुछ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाते हैं। ऐसे समय के ऊपर ना कई बार ये भी देखा गया है कि जो गवर्नर है ना, वो कई बार जो बिल्स वहाँ का हाउस जो लेजिस्लेचर है वो पास करता है, उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेते। काफ़ी लंबे टाइम तक यानी कि इंडेफ़िनिटली उसके ऊपर बैठे रहते हैं। तो अपने आप में ना सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक क्वेश्चन मार्क किया है कि ये बात ठीक नहीं है। यहाँ पर कई बार जगह ये भी बताया गया कि गवर्नर ने क्वेश्चन रेज़ किए कि क्या स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास वैलिडिटी है उस सेशन की। तो सुप्रीम कोर्ट को ने कहा है कि यार ये तरीका ठीक नहीं है एक्चुअल में। आप अगर नोटिस करो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि दरअसल में ना एक स्टेट के अंदर जो पावर है वो किसके पास है? वो पावर बिलॉन्ग करती है आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। हम लोगों ने चुनकर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजा है ताकि जाकर वो वहाँ पे अपने लेजिस्लेचर के अंदर जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसके अंदर जाके लॉज़ को बनाए। तो असल पावर लाई करती है किसके पास? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स के पास है। और अगर गवर्नर ये सब चीज़ें करता है तो कहीं न कहीं वो डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत ही गलत चीज़ है। ऐसा यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया है। गवर्नर एक टाइटल हेड है स्टेट का, ठीक है ना? और गवर्नर का काम क्या होता है? गवर्नर का काम होता है कि वो एड एंड एडवाइस के ऊपर काम करे जो भी वहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये पॉइंट अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट है एंड कहीं न कहीं देखो बहुत सारे ना इश्यूज़ चल रहे थे, स्पेशली सेंटर स्टेट इश्यूज़ में भी आप इसको काउंट कर सकते हो कि गवर्नर की इंडिपेंडेंस के ऊपर क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि गवर्नर कैसे काम कर रहा है, क्या सेंटर के निर्देश के ऊपर काम कर रहा है। तो यहाँ पर आई एम श्योर कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो पॉइंट आया है कि गवर्नर को एड एंड एडवाइस के ऊपर ही काम करना चाहिए एंड कहीं न कहीं गवर्नर के पास इतनी पावर्स नहीं है कि वो इंडेफिनिटली बैठा रहे और जो वहाँ की रूलिंग गवर्नमेंट है, उसके काम के अंदर दखल-अंदाज़ी ज़्यादा ना करे। यही यहाँ पे गवर्नर को ढंग से काम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बातें करी हैं। तो अपने आप में काफ़ी पॉइंट हो जाता है जब हम फेडरलिज़्म की भी बात करते हैं। उसी तरह से हमें देखने को मिलता है चाहे तमिलनाडु हो, अलग-अलग स्टेट्स के अंदर ये मुद्दे पिछले टाइम के अंदर उठे ही हैं। साथ में देखो अगर हम बात करें ना 2+2 जो मीटिंग की, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि 2+2 मीटिंग इंडिया और यूएस की होने जा रही है। और आप जानते भी होंगे मैंने आपको करेक्शन भी करवाया था कि इंडिया का किस-किस के साथ 2+2 है, आपका यूएसए हो गया, आपका जापान हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया, ये सारी तो क्वाड की कंट्रीज़ हैं, इनके साथ तो होता ही होता है। इसके अलावा आपका रशिया हो गया एंड साथ ही साथ आपका यूनाइटेड किंगडम। तो ये कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये 5 कंट्रीज़ का नाम आई एम श्योर आप अब ध्यान में रखोगे। इस पर्टिकुलर जो मीटिंग हुई 2+2 जहाँ पर इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर जी, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जी अपने जो यूएस के काउंटर पार्ट से मिले, तो उन्होंने बात क्या करी? उन्होंने बात एक तो ये करी कि देखो, ये जो इज़राइल पैलेस्टीन वाला मुद्दा है, इसको कहीं न कहीं ख़त्म करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। उसके लिए इंडिया ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करी है, ठीक है? इंडिया ने डेफ़िनिटली देखो इज़राइल को भी सपोर्ट किया है, बट एट द सेम टाइम हम पैलेस्टीनियन कॉज़ के साथ भी एग्री करते हैं बिल्कुल कि एक पैलेस्टीन स्टेट भी होनी चाहिए। तो इसी को हमने जो पहले हम हमेशा से स्टैंड रखा आ रहा है हमने 2 स्टेट सॉल्यूशन का, वो हम यहाँ पर अभी भी उसके साथ ही खड़े हुए हैं। बाकी डेफ़िनेटली कॉन्फ्लिक्ट को हमें यहाँ पे रोकना है, ठीक है ना? चाइना का मुद्दा आप जानते ही हो, ठीक है? तो बाकी सारे मुद्दे वही थे जो हम कहीं न कहीं डिस्कस करते आ रहे हैं एंड इवन इन्होंने बाकी बातें भी करी कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया की कोऑपरेशन यूएस के साथ कंसिस्टेंटली बढ़ती जा रही है, जैसे डिफेंस के अंदर भी हम यहाँ पे साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। चाइना के चैलेंज को उन्होंने टैकल करने की बात करी और भी बाकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो गया, इस तरह की यहाँ पे बातें हमें देखने को मिली हैं। एक चीज़ छोटी-सी चीज़ और, यहाँ पर देखो हमने थोड़े दिन पहले ना ऑड इवन स्कीम के बारे में डिस्कशन किया था और मैंने बताया भी था कि आई थिंक शायद 14 तारीख से इसको लागू करने का दिन था। पर कल दिल्ली के अंदर बारिश देखने को मिलती है और जिसकी वज़ह से जो सॉरी एक्यूआई है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अंदर एक भारी कमी देखने को मिल जाती है और इस वज़ह से ऑड इवन स्कीम अभी के लिए डेफ़र हो चुकी है। तो दोस्तों डेट है आज की 11 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। देखो दिवाली का टाइम है, राइट? कल दिवाली है, आई एम श्योर आप सभी लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपने घर गए होंगे, ठीक है? तो बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपने फैमिली के साथ, अपने जो दोस्त हैं, जो अपने वेल विशर्स हैं, उनके साथ ये टाइम आप स्पेंड कीजिए। अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल बन जाता है। साथ ही कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं आई एम श्योर कि जो जिनका घर दूर है, ठीक है? वो घर नहीं जा पाए क्योंकि पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर था उनके ऊपर। तो डेफ़िनेटली थोड़ा-सा टाइम आप लोग भी अपने चाहे फ़ोन के माध्यम से निकालिए, अपने लव्ड वन के साथ कनेक्ट कीजिए उनके साथ एंड उनको दिवाली की विशेस दीजिए। आई एम श्योर कि ठीक है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट ये फेस्टिवल बन जाता है कहीं न कहीं हमारे कनेक्शंस को बिल्ड करने का। पॉइंट मेरा कहने का सिंपली ये है कि देखो पढ़ाई के अंदर इतना भी वो नहीं हो जाना
कि पूरी दुनिया से ही कट ऑफ हो जाओ। कुछ लोगों का हमारी ज़िंदगी के अंदर इंपॉर्टेंस होती है, तो उनको भी रियलाइज़ करो। एट द सेम टाइम बिल्कुल ऐसा भी मत करना कि अगले 1 हफ्ते तक आप बिल्कुल पढ़ाई ही बंद कर दो, वो बात भी गलत हो जाएगी, ठीक है? थोड़ी पढ़ाई भी ज़रूरी है एंड एट द सेम टाइम थोड़ा अपनी फैमिली या अपने लव्ड वन्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना भी कुछ हद तक ज़रूरी है ऐसे टाइम्स के अंदर, राइट? चलो आगे चलते हैं, एक डिस्कस कर लेते हैं अगला टॉपिक, दैट इज़ सुप्रीम कोर्ट बेंच स्ट्रेंथ के बारे में। देखो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ना अपनी पूरी फुल स्ट्रेंथ के ऊपर काम करना स्टार्ट कर चुका है, बिकॉज़ कुछ जैसे हमारे चीफ जस्टिस थे, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जैसे सतीश चंद्र शर्मा जी, ऑगस्टिन जॉर्ज, ठीक है, और संदीप मेहता, इनको सुप्रीम कोर्ट के जजेस की ओथ दिलवा दी गई है। तो अपने आप में जो कैपेसिटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। दरअसल में आज के समय अगर आप देखोगे ना, तो सुप्रीम कोर्ट की टोटल कैपेसिटी कितनी है? 33+1। एक तो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए जो डी वाई चंद्रचूड़ जी हैं, और इसके अलावा टोटल हमारे पास 33 और जजेस हैं, तो अपने आप में टोटल ये 34 जजेस बन जाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको बिल्कुल ध्यान में क्या रखनी है, आर्टिकल 124(1) की। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि एक तो भारत में चलो सुप्रीम कोर्ट तो है, इसके अलावा अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हमारे यहाँ पे कितने जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ये कौन तय करता है? ये तय किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। दोबारा बोल रहा हूँ, कौन तय करता है? पार्लियामेंट का तय करता है। पता क्या है, ये यूपीएससी ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है। आपको पता क्या ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस कितने होंगे, ये तय करना है कौन? पार्लियामेंट। वेयर हाई कोर्ट के जजेस कितने होंगे, ये तय कौन करते हैं? आपके प्रेसिडेंट जी। तो ये फ़र्क आपको बिल्कुल नहीं भूलना। मैं रिपीट कर देता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पार्लियामेंट और हाई कोर्ट के जजेस आपके प्रेसिडेंट जी तय करते हैं। इसके अलावा अगर आप नोटिस करो, जब स्टार्ट हुआ था सुप्रीम कोर्ट, तो तब उस समय आपके 8 जजेस देखने को मिलते थे, 7+1 का उस टाइम चीज़ चलती थी। आज के समय के ऊपर भी या वैसे भी अगर आप देखो, तो जजेस को अपॉइंट कौन करते हैं? हमारी प्रेसिडेंट साहब जी, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कोलिजियम। कोलिजियम हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है, ठीक है? इसके इश्यूज़ भी हमने कई बार डिस्कस किए हुए हैं। तो कोलिजियम की ना जब हम बात करते हैं, तो किस तरह से इनको चूज़ किया जाता है? तो बहुत सारे अलग-अलग एस्पेक्ट हैं। देखो कोलिजियम का जब हमने डिस्कशन भी किए हैं, तब एक ना मैंने बात करी थी कि थोड़ी ओपेकनेस है, समझ नहीं आता कि कैसे ये चीज़ होती है। थोड़ा-सा आइडिया ज़रूर है हमें, बट एग्ज़ैक्टली किसको क्यों कर रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कंप्लीट क्लैरिटी नहीं होती। पर इनके द्वारा जो बताया जाता है कि क्या रीज़न्स रहते हैं किसी को अपॉइंट करने के, वहाँ पर एक तो इनकी सीनियॉरिटी देखी जाती है, कितने टाइम से वहाँ पर है। ओवरऑल सीनियॉरिटी देखी जाती है आपकी हाई कोर्ट जजेस की। कैसा उनका काम रहा है, उनकी मेरिट, उनकी परफॉर्मेंस। सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमें डाइवर्सिटी को इम्प्रूव करना है, इंक्लूजन को इम्प्रूव करना है, उसके लिए यहाँ पे चीज़ें देखी जाती हैं आपकी कोलिजियम सिस्टम के अंदर। माइनॉरिटीज़ के रिप्रेजेंटेशन के लिए महिलाओं की डाइवर्सिटी बढ़े, ये चीज़ भी देखी जाती है, ठीक है? मार्जिनाइज्ड बैकवर्ड सेक्शंस भी देखे जाएँ और जो भी रिप्रेजेंट नहीं है उनको देखा जाए। पर फिर भी मैं यही बोलूँगा, देखा क्रिटिसिज़्म इसका यही रहता है कि कोई भी पर्सन किसको अपॉइंट कर रहे हो, उसके रिगार्डिंग हमें 100% जानकारी नहीं मिलती, किसी को क्यों सिलेक्ट किया गया, और अगर किसी को मान लो नहीं सिलेक्ट किया गया, तो उसके क्या कारण थे। तो कोलिजियम को थोड़ा-सा और ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है, ताकि एक तरह का जो हम बात करते हैं ना चेक्स एंड बैलेंस वाला सिस्टम, उसको हम कहीं न कहीं और बेहतर ढंग से अपना पाएँ। इंडिया काफ़ी एक यूनिक एग्ज़ाम्पल है, जहाँ पर जो जजेस ही आपके जजेस को एक तरह से अपॉइंट करते हुए देखने को मिल जाएँगे, मतलब सिलेक्शन उनके द्वारा होता है। अपॉइंटमेंट तो आपके प्रेज़िडेंट साहब ही करते हैं, पर सिलेक्शन एक तरह से जजेस के माध्यम से ही देखने को मिलता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं, उन्होंने बात करी है क्या, कि 168 विलेजेस अलोंग द चाइना बॉर्डर टू गेट रोड कनेक्टिविटी इन अ ईयर। देखो आप इस बात को इमेजिन करो कि स्पेशली चाइना की जब मैं बात करता हूँ, तो चाइना ना कुछ करके हर किसी के ऊपर, हर किसी की ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश करता है। अब वो साउथ चाइना सी भी आप जानते हो, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। सिमिलरली इंडिया के अंदर भी आप देखो, चाहे हम लद्दाख वाले एरिया की बात कर लो, आप इनफैक्ट अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन्स की बात कर लो, वहाँ पर चाइना अक्सर कुछ ना कुछ कोशिश करता है कि किसी न किसी तरह से हमारी ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश करे। और इसी वजह से हमारी सरकार के द्वारा ना वीवीपी प्रोग्राम चलता है, दैट इज़ वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, ये 2022 के बजट के अंदर इसको पहली बार अनाउंस किया गया था। फ़ोकस ये है कि देखो जो हमारे बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जैसे गाँव है मान लो बने हुए। अब ये जो बॉर्डर के ऊपर गाँव है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। कल को मान लो चाइना अगर अंदर हमारी ज़मीन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है ना, तो जो गाँव के लोग होंगे, ये कहीं न कहीं हमारी वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेज़ हैं, उनको मदद कर पाएँगे बताने के अंदर कि यार देखो चाइना यहाँ से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि यार यहाँ के लोग बोलें कि यार यहाँ तो बॉर्डर के ऊपर तो ऐसा चलता है, हम किसी दिल्ली चलते हैं या किसी और जगह पे चलते हैं। तो ऐसा नहीं ना होना चाहिए। तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं इन विलेजेस को प्रॉपर्ली डेवलप करने की, ताकि वहाँ के जो लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो इम्प्रूव हो पाए, एंड कहीं न कहीं हमारे जो विलेजेस हैं, जो हमारे एरियाज़ हैं, हमारी जो बॉर्डर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी भी हम बढ़ा पाएँ।
तो इससे क्या होगा, माइग्रेशन भी रुकेगी और साथ-साथ आपकी जो सिक्योरिटी है, वो भी बूस्ट होगी। तो सरकार की तरफ से लगभग 3000 से थोड़ा-सा कम है, 2967 विलेजेस को यहाँ पे मतलब आइडेंटिफ़ाई किया गया है, जहाँ पे इनको डेवलप किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे, आपके पास ऑल वेदर रोड्स यहाँ पे मिलेंगी, प्रॉपर प्राइवेट वाटर मिलेगा, 24/7 आपकी इलेक्ट्रिसिटी हो गया, अच्छा मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी, हेल्थ केयर की सुविधाएँ, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। तो होगा क्या, पहले फ़ेज़ के अंदर यहाँ पर 662 विलेजेस को डेवलप किया जाएगा, जहाँ पे 455 कहाँ पे होंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। देखो, जब एक बार मैंने पहले आज से 3-4 महीने पहले आपसे डिस्कशन की थी इसके ऊपर, तब मैंने इसको डिस्कस किया था कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है ना, उसको गति शक्ति के साथ यहाँ पे मर्ज कर दिया गया है। तो आप लोग सोचोगे सर ऐसा क्यों किया गया? देखो, जब हम बात करते हैं ना गति शक्ति की, तो गति शक्ति के अंतर्गत होता क्या है? आपकी डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है ना, वो आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको एग्ज़ाम्पल भी दिया था, जैसे मान लो एक कोई सड़क बन रही है, ठीक है? अब रोड वालों ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ है, मान लो उन्होंने ये सड़क बना दी। फिर मान लो किसी और दूसरी मिनिस्ट्री को याद आता है कि अरे यार! इसके नीचे तो कुछ पाइप डालनी थी। अब वो क्या करेंगे? रोड को वापस से तोड़ेंगे। फिर क्या होगा? फिर वापस से उस सड़क को बनाना पड़ेगा। ऐसे ही हो सकता है किसी और तीसरी मिनिस्ट्री को कुछ और काम यहाँ पे करवाना हो। तो यहाँ पर ना अगर आपस में मिलकर इन्होंने कोऑर्डिनेशन किया होता, तो ये सब फालतू के वेस्टेज ऑफ जो रिसोर्सेज़ हो रही है, इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज़ को हम कहीं न कहीं कम कर पाते और प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर के अंदर हमारे यहाँ पे डेवलपमेंट हो पाता। अब इसी वजह से गति शक्ति काम करता है। अब यहाँ पर वीवीपी को भी इसीलिए यहाँ पे इसके साथ मर्ज कर दिया गया है, ताकि हम ना साइलोज़ को कहीं न कहीं तोड़ पाएँ। साइलोज़ क्या होता है? मैं अलग काम कर रहा हूँ, मैं अलग काम कर रहा हूँ, ये तीसरा बंदा अलग काम कर रहा है, चौथा बंदा अलग काम कर रहा है। अब आप सोचो, अगर एक ऑर्गनाइज़ेशन के अंदर हर बंदा बस अपना-अपना काम देख रहा है और आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, तो क्या वो ऑर्गनाइज़ेशन काम कर पाएगी? नहीं काम कर पाएगी। उसी तरह से हमारी सरकार है। सरकार भी इस तरह से अगर हर मिनिस्ट्री अलग-अलग काम करती रहे, तो ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया काम होगा। नहीं, मिनिस्ट्रीज़ को भी आपस में कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो इसी वजह से गति शक्ति प्रोग्राम हमें देखने को मिलता है एंड वीवीपी को भी इसी वजह से यहाँ पे मर्ज किया गया है आपके गति शक्ति के साथ। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अभी क्या हुआ है, हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है डीवाई चंद्रचूड़ जी, उन्होंने बात करी है कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि जजेस को हम क्रिटिसिज्म से रोक पाएँ। हम बस ये चाहते हैं कि भैया जस्टिस के अंदर जब जजेस अपना जस्टिस डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई फालतू का हस्तक्षेप ना करें। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि जजेस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। नहीं, जजेस को आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, पर वो क्रिटिसिज़्म फेयर क्रिटिसिज़्म होना चाहिए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि आप अलग चीज़ें बोलो, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में जानने की कोशिश करो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या करता है, बेसिकली अनवांटेड क्रिटिसिज्म हो गया या फिर मोटिवेटेड अटैक्स, ठीक है? कि आप अपने पर्सनल गेन के लिए आप जुडिशरी को टारगेट कर रहे हो, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। या फिर आप कहीं न कहीं जो जुडिशरी की इमेज को नीचा गिराने की कोशिश कर रहे हो, उसके अगेंस्ट यहाँ पे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट उसको रोकता है। वैसे तो देखो, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है और उसके आप जानते होंगे डिफरेंट डिफरेंट रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी जानते होंगे। तो उसके अंतर्गत एक जगह के ऊपर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी देखने को मिल जाता है। साथ में ही चलें, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में अगर देखें, तो आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, यहाँ पर 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को और 215 के अंदर हाई कोर्ट को पावर्स मिली हुई हैं, ताकि वो कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर पाएँ। अब ध्यान में रखना, ये तो चलो बातें थी, पर साथ में हमारे पार्लियामेंट के द्वारा एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट भी आता है हमारा 1971 का। इस 1971 वाले एक्ट के अंदर पता क्या है? इस 1971 वाले एक्ट के अंदर 2 तरह से डिवाइड किया गया है। एक है आपका सिविल कंटेम्प्ट, एक है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट। सर क्या अंतर है दोनों के अंदर? देखो, जब मैं बात करता हूँ सिविल की, सिविल कंटेम्प्ट का मतलब होता है कि मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया, ठीक है? और आप उस ऑर्डर को मान नहीं रहे हो, ठीक है? ऐसे नहीं ना होना चाहिए कि मान लो कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया, आप बोलोगे मैं नहीं मानता आपके ऑर्डर को, तो वो आपका सिविल कंटेम्प्ट हो जाएगा। या फिर आप कहीं न कहीं, ठीक है ना, आप डिसोबे कर रहे हो, मतलब कोई भी जजमेंट को, या फिर विलफुल ब्रीच कर रहे हो, कोई भी कोर्ट ने अंडरटेकिंग दी है, उसको बोला जाता है सिविल कंटेम्प्ट। अब देखो, सिविल कंटेम्प्ट की डेफिनिशन काफ़ी हद तक सही है, मतलब सही इन द सेंस कि का मतलब वेग नहीं है, गेटिंग द पॉइंट, मतलब डायरेक्ट उसने बता रखा है कि क्या होता है सिविल कंटेम्प्ट। पर अपने आप में ना जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट है, जो सेक्शन 2C के अंतर्गत आता है, यहाँ पर बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। क्यों क्वेश्चन मार्क उठाते हैं? क्योंकि एक्चुअल में ना इनकी डेफिनिशंस प्रॉपर नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर इन्होंने लिख दिया कि स्कैंडलाइज़ेज़ और टेंड्स टू स्कैंडलाइज़ द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। अब स्कैंडलाइज़ करना कैसे पता लगेगा? ये काफ़ी एक बड़ा ना क्वेश्चन मार्क है, तो काफ़ी यहाँ पे ना
वेगनेस है। जैसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, प्रशांत भूषण जी का केस हुआ था और भी बहुत सारे केसेस हुए थे। वहाँ पर ना क्वेश्चन मार्क यही उठे थे कि यार ये वाला स्कैंडलाइज़ वाला वर्ड आपने यूज़ कर दिया कि इन्होंने कोर्ट की अथॉरिटी को स्कैंडलाइज़ करने की कोशिश करी है। तो ये अपने आप में ना थोड़ा-सा वेग टर्म्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। या फिर इसके अलावा और क्या दिया हुआ है क्रिमिनल कंटेम्प्ट के अंदर? इसके अंदर बताया गया है कि आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स के अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं या फिर जस्टिस को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप वहाँ पे कुछ इंटरफेयर करते हैं, वहाँ पर आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट लग सकता है। तो यहाँ पर आपको फाइन हो सकता है ₹2000 तक का और आपको 6 महीने तक की सिंपल इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इसका ना थोड़ा प्रोसेस भी जान लो क्योंकि प्रोसेस भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। देखो मान लो ना 2-3 तरीके होते हैं इसको कि कैसे ये चीज़ स्टार्ट होगी। एक तो तरीका है कि मान लो मैंने कुछ गलत बोल दिया, ठीक है ना? तो सुप्रीम कोर्ट ना वहाँ पे क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। मतलब कोर्ट जो है आपका वो सुओ मोटो एक्शन ले सकता है। उसने मान लो देखा मेरी अच्छा इस बंदे ने ऐसा बोला है, उसने अपने आप से एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया। ये एक पॉसिबिलिटी होती है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि आप कहीं न कहीं ना एक एप्लीकेशन को फाइल करे कोई। यहाँ पर जो एप्लीकेशन फाइल करने का तरीका है ना, या तो ये हो सकता है कि आपका जो अटॉर्नी जनरल है, ठीक है? या फिर आपके जो सॉलिसिटर जनरल है, वो यहाँ पे करे विद रिगार्ड्स टू सुप्रीम कोर्ट। या फिर अगर हाई कोर्ट्स के केस में है तो एडवोकेट जनरल यहाँ पे इस तरह से मोशन मूव कर सकता है। तो आप लोग सोचोगे सर सिर्फ़ यही कर सकते हैं या आम बंदा भी कर सकता है? देखो आम बंदा भी किसी के अगेंस्ट ये चीज़ मूव कर सकता है। पर जब ऐसा होगा ना, अगर मान लो किसी एक नॉर्मल पर्सन ने इन किसी और पर्सन के अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगाना है, तो जब ये चीज़ लेकर जाएगा, तो सबसे पहले जो आपके अटॉर्नी जनरल है, ठीक है? या एडवोकेट जनरल है, उनका कंसेंट चाहिए होगा। उसके बाद ही यहाँ पर आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रन होंगी। बेसिकली कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि या तो कोर्ट खुद अपने आप से ले कि यार इसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलना चाहिए, मतलब उसकी प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए। या फिर एडवोकेट जनरल हो गया, आपके अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल इसको देखें कि हाँ, ये चीज़ चलनी चाहिए। या फिर अगर एक सिंपल पर्सन है, जो इनमें से कोई भी नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना एडवोकेट जनरल है, अगर वो करना चाहता है, तो वहाँ पर परमिशन लेनी पड़ती है पहले किसकी? आपके अटॉर्नी जनरल या एडवोकेट जनरल की, फिर जाके प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होती हैं। क्या आई होप आपको ये प्रोसेस समझ आ गया होगा। इसके अलावा एक चीज़ और देखो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या नहीं है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप मान लो किसी चीज़ की कुछ फेयर क्रिटिसिज़्म कर रहे हो, कुछ फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट काउंटेड एज़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। अगर आप कुछ सच बोल रहे हो, ठीक है, तो ट्रुथ इज़ आल्सो नॉट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो एक्ट को अमेंड किया गया था 2006 के अंदर ताकि ट्रुथ को हम एक वैलिड डिफेंस की तरह मान पाएँ। तो आई होप ये पॉइंट आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बैंक हिट बाय रैनसमवेयर गैंग। तो देखो एक है इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना आईसीबीसी। इसकी जो यूएस ब्रांच है ना, वहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है कि लॉकबिट लॉकबिट क्या है? गैंग का नाम है, ठीक है? जो कि इस तरह के अटैक करता है। तो उस गैंग ने इनके ऊपर अटैक कर दिया गया है और रैनसमवेयर वगैरह इनके डिमांड किया गया था। अब ये आईसीबीसी क्या है? दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट लेंडर है, ठीक है? इतने ज़्यादा इन्होंने लेंडिंग वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा मशहूर है ये बैंक। तो यहाँ पर इस बैंक के ऊपर अटैक किया गया लॉकबिट के द्वारा। ऐसा बताया जाता है कि जो लॉकबिट है ना, उसके टाइज़ किसके हैं? रशिया के साथ हैं। ये रशिया का एक गैंग हमें देखने को मिलता है, जो कि अलग-अलग जगह से अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस के ऊपर अटैक करता है। फिर उनके जो भी कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं ना, वो पूरी तरह से हैंग हो जाते हैं, बिल्कुल लॉक हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या माँगते हैं? ये माँगते हैं फिरौती, रैनसम होता है एक तरह की फिरौती। वो बोलते हैं हमें इतने पैसे आप यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो या फिर इतने बिटकॉइन भेज दो, तभी हम जाके आपके कंप्यूटर को अनलॉक करेंगे, तभी आप अपना डेटा देख पाओगे। अब देखो इतने बड़े-बड़े बैंक हैं, इनका डेटा कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता होगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ऐसे केस में ना इनको भी फिर रैनसम वगैरह इनकी देनी पड़ती है, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये लॉकबिट का आप नाम ध्यान में रखिएगा क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है और लॉकबिट एक्चुअली न्यूज़ में बहुत कारणों की वजह से है। अभी थोड़े टाइम पहले इन्होंने जो जापान का सबसे बड़ा मैरीटाइम पोर्ट है, नगोया पोर्ट, वहाँ पर ये चीज़ करी, सेम यही चीज़ रैनसमवेयर वाली चीज़। यूके का रॉयल मेल उसके ऊपर अटैक किया गया, कैलिफ़ोर्निया का फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, कनाडा चिल्ड्रंस हॉस्पिटल हो गया, ये अलग-अलग जगह पे इन्होंने ये चीज़ करी है, ठीक है? इसके अलावा भी इनफैक्ट ना बोइंग कंपनी को भी ये चीज़ मतलब देखने को मिली थी। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि ये चीज़ काफ़ी बढ़ती जा रही है लॉकबिट की। तो रैनसमवेयर मैंने आपको बता ही दिया, एक तरह का मालवेयर ही होता है जहाँ पर आपकी जो फाइल्स हैं, ठीक है, वो एक तरह से अनयूज़ेबल बन जाती है, उनको लॉक वगैरह कर दिया जाता है। अगर आप रैनसम दे दोगे उनको तो वहाँ पे उसको वो अनलॉक कर देंगे, अदरवाइज़ आपका डेटा गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ थैलियम एज़ अ मर्डर वेपन। देखो बहुत सारे ना केसेज़ आ रहे हैं आजकल थैलियम के, थैलियम पॉइज़निंग भी देखने को मिल रही है, ठीक है? एक अभी थोड़े दिन पहले ना थैलियम पॉइज़निंग के भी केसेज़ देखने को मिले थे महाराष्ट्र वगैरह के अंदर। पर अदरवाइज़ भी आप नोटिस करोगे ना एज़ अ मर्डर वेपन की तरह ना थैलियम को काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को बढ़ गया है। सर ये होता क्या है मतलब देखो,
एक्चुअली में आप सोचो समझो आपने ना बहुत सारी मूवीज़ वगैरह देखी होंगी। जब मैं बात करता हूँ मूवीज़ वगैरह की तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से एक मान लो कोई पर्सन है, ठीक है? उस पर्सन ने जैसे चाय, कुछ कॉफ़ी इस तरह कोई चीज़ पीनी है। तो आपने भी देखा होगा यार उसके अंदर चाय, कॉफ़ी के अंदर कोई चीज़ मिला दी जाती है, राइट? और धीरे-धीरे करके वो पर्सन मर जाता है, राइट? अब यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ ना थैलियम की, तो थैलियम के केस में क्या होता है ना, ये एक स्लो पॉइज़न है। मतलब ना आप धीरे-धीरे करके थोड़ा आज दिया, थोड़ा कल दिया, थोड़ा परसों दिया, इस तरह करते-करते ना धीरे-धीरे पर्सन को स्लोली आप पॉइज़न देने की कोशिश कर रहे हो और कुछ समय के बाद उसकी हो सकता है डेथ हो जाए। यहाँ पर थैलियम के बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या है? थैलियम टेस्टलेस है और ऑर्डरलेस है। तो आपकी चाय, कॉफ़ी के अंदर किसी ने कुछ डाला, आपको बिल्कुल पता ही नहीं लगेगा भैया कि क्या एक्चुअल में उसमें थैलियम है या कुछ भी है। ठीक है? तो इसके मर्डर की तरह बहुत ही लंबे समय से यूज़ किया जा रहा है। अगर मैं थोड़ा एग्ज़ाम्पल देने की कोशिश करूँ ना, तो आपने ना शायद सद्दाम हुसैन के बारे में सुना होगा। शायद क्या आपने सुना ही होगा। ठीक है ना? इराक के प्रेज़िडेंट हुआ करते थे। वहाँ पर ना देखो सद्दाम हुसैन कैसे थे मैं उसमें नहीं जाऊँगा, पर इनके ना कुछ पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे कि जो सामने वाली ऑपोज़िशन पार्टी के जो लोग वगैरह हुआ करते थे। तो ऐसा बताया जाता है कि सद्दाम हुसैन ना जब भी उनको लगता था कि सामने यार कोई पॉलिटिकल ऑपोज़िशन कोई बड़ा खड़ा हो रहा है, तो वहाँ पर ना किसी बंदे को भेज के उसकी चाय, कॉफ़ी के अंदर वो थैलियम डलवाते रहते थे एंड बाद में उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स मर जाते थे। किसी को पता भी नहीं लगता था कि किससे डेथ हुई है, क्यों डेथ हुई है उसकी। तो ये देखने को मिलता है। तो थैलियम का अगर हम नोटिस करें तो टीएल इसका हमें सिंबल देखने को मिल जाएगा। एटॉमिक नंबर इसका 81 है। सॉफ्ट होता है, थोड़ा हेवी भी होता है, ठीक है ना? ग्रे पोस्ट ट्रांजिशन मेटल होता है और ध्यान में रखने वाली बात है नेचर में फ्रीली ये फाउंड नहीं होता। इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आपके ऑप्टिकल लेंसेज़ हो गया, थर्मामीटर्स हो गया, इन ज्वेल्स हो गया, इन सभी चीज़ों के अंदर भी इसका यूज़ देखने को मिल जाता है। बॉडी के अंदर हमारे यहाँ पे थैलियम होता है, जैसे 0.15 से 0.36 यूनिट। पर जब आप इसको डालते रहोगे किसी एक पर्सन की चाय के अंदर, कॉफ़ी के अंदर मिला के उसको देते रहोगे, तो ये मात्रा बढ़ती रहेगी और जैसे-जैसे थैलियम की मात्रा बढ़ती रहेगी, तो कहीं न कहीं उस पर्सन को दिक्कत आती रहेगी काफ़ी। राइट? तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कई बार ना होता क्या है कि आपने अभी चाय में उसका डाला, तो बाद में ना उसको 12 से 24 घंटे बाद उसका इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। कई बार 2 से 3 हफ्ते बाद बहुत बड़े-बड़े इफ़ेक्ट्स उसको देखने को मिलते हैं। हेयर लॉस हो सकता है, ठीक है? वॉमिटिंग आपको देखने को मिलती है। कई बार छाती के अंदर पेन देखने को मिल जाती है आपकी। आपकी हार्ट रेट बढ़ सकती है, बीपी बढ़ जाता है और अगर सिचुएशन काफ़ी खराब हो जाए तो आप कोमा में जा सकते हो एंड लोगों की डेथ हो जाती है फिर बाद में। ठीक है? तो ये हमें देखने को मिलता है। एक ना इसका एंटीडोट बहुत ही पॉपुलर है प्रशियन ब्लू। ये बस नाम ध्यान में रखना है कि इसका एंटीडोट क्या है। बेसिकली अगर मान लो आपको ये चीज़ें हो गया, आपको थैलियम अगर आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चला गया, उसके लिए दवाई जो यूज़ करी जाती है ना, उसका नाम है प्रशियन ब्लू, ठीक है ना? तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को कहीं न कहीं ट्रीट करने के लिए यहाँ पे हेल्प करती है। एक्चुअल में ना आपकी बॉडी के अंदर कितने लंबे टाइम के लिए कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यही डिटरमाइन करता है कि आपकी हालत क्या होने वाली है। तो बेसिकली ये जो आपको मैं पिल की बात कर रहा था, ये जो मेडिसिन की बात कर रहा था, इसके माध्यम से वो टाइम जो होता है ना, जितना टाइम रीअब्ज़ॉर्ब होता है, वो टाइम कम हो जाता है और इस वजह से आपकी बॉडी मतलब आप मरने से बच सकते हो इस केस के अंदर। तो ये थे कुछ आज के टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करने थे। इसी के बेसिस के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे, कौन-सा ठीक है, कौन-सा गलत है। साथ ही एक होमवर्क दे रहा हूँ विद रिगार्ड्स टू आईएनएसटीसी। कोशिश करना, थोड़ा टाइम हो गया 1 डेढ़ महीने पहले डिस्कस किया था। प्लीज़ एक बार कोशिश करना इसका आंसर देने की। और दूसरा है टॉपिक विद रिगार्ड्स टू एओआर, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम। इसको भी फिर क हम मंडे को प्रॉपर्ली डिस्कस कर लेंगे जब हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका एक बार आंसर बता देता हूँ। एक था मेरा इको निवास संहिता। यहाँ कह रहा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने डेवलप किया, बिल्कुल ठीक है, ताकि कहीं न कहीं प्रॉपर चीज़ें हम देख पाएँ, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हो पाएँ, बिल्कुल ठीक बात है ये। दूसरा बात कह रहा है एशियाटिक चीता की आईयूसीएन स्टेटस इसका वल्नरेबल है, ये बात आपकी गलत हो जाएगी। एशियाटिक चीता आपका क्रिटिकली एंडेंजर्ड होता है, जो अफ्रीकन चीता होता है वो आपका वल्नरेबल होता है, तो फ़र्क आपको पता होना चाहिए। हॉर्न ऑफ अफ्रीका की बात करें तो ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है, बिल्कुल ठीक बात है ये। साथ में ही मैंने 2 होमवर्क भी दिए थे, 2 क्वेश्चन्स आपको। एक था आपका एनबीएफसीज़ के रिगार्डिंग। यहाँ पूछा क्या था कि एनबीएफसी के रिगार्ड कौन-कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। पहला कह रहा है एनबीएफसी आपका आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर रजिस्टर्ड है। बिल्कुल गलत यहीं पे हो जाता है, ये आपका कंपनीज़ एक्ट के अंतर्गत देखने को मिलता है। बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है कि हाँ जी, कंपनी ये बिज़नेस ऑफ लोन्स, एडवांसेस, एक्विजिशन, ये सारी बातें ठीक है, पर एक्ट का नाम यहाँ पे गलत दे दिया, तो पहला हो गया गलत। दूसरा कह रहा है कि वो इंस्टीट्यूशन होता है जिसका प्रिंसिपल बिज़नेस ये सब होता है। अरे नहीं भैया, एनबीएफसी की डेफिनिशन ये है कि उसका प्रिंसिपल बिज़नेस ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट, तो सेकंड भी गलत है। तीसरा कह रहा है एनबीएफसी कैन एक्सेप्ट डिमांड डिपॉज़िट, लो बताओ। अरे यही तो डेफिनिशन है कि एनबीएफसी आपकी डिमांड डिपॉज़िट एक्सेप्ट नहीं कर सकते।
कुछ एनबीएफसीज़ होती हैं जो डिपॉज़िट एक्सेप्ट करती हैं, पर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके टाइम डिपॉज़िट होते हैं। डिमांड डिपॉज़िट तो कोई भी एनबीएफसी एक्सेप्ट नहीं करती, तो थर्ड भी आपका गलत हुआ। चौथा कह रहा है एनबीएफसी आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, तो ये बात आपकी करेक्ट है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके लिए यहाँ लिख भी दी हैं ताकि आपको रिवाइज़ करने में कोई दिक्कत ना आए। तो ध्यान क्या रखना है, एनबीएफसी डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। और सेकंड क्या है, दे कैन नॉट इश्यू चेक्स ड्रॉन ऑन इटसेल्फ। इसके अलावा ना एक जो डीआईसीजीसी होता है, जैसे मान लो आपका बैंक डूब गया, अगर आपका बैंक डूब गया ना, तब आपको क्या होता है, तब आपको 5 लाख तक की इंश्योरेंस होती है कि अगर आपका पैसा है ना, तो 5 लाख तक का पैसा आपको मिल सकता है इंश्योरेंस के माध्यम से। वही तो हम क्या बोलते हैं, डीआईसीजीसी। तो जो डीआईसीजीसी होता है, ये बैंकों के ऊपर तो लागू होता है, पर आपकी एनबीएफसीज़ के ऊपर लागू नहीं होता। ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी का डिफरेंस। इसके अलावा मैंने आपसे एक और होमवर्क पूछा था, ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। देखो ब्रह्मपुत्र रिवर की ना बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है और यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। तो ये जो सारी की सारी थी ना, आपके जैसे सुबनश्री हो गया, धनश्री, मानस, ठीक है, संकोश, ये काफ़ी पॉपुलर है, ठीक है ना। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी देखने को मिल जाती है। मैंने सारी लिस्ट आपके लिए दे दी है। ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड कि सारी आपको याद करनी मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पर ये धनश्री हो गया, ठीक है ना, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस। राइट, आपका शुभांश्री तो है ही है, आपका मानस की मैंने यहाँ पे बात करी, ठीक है, इवन लोहित भी है यहाँ पे, ठीक है, लोहित आई डोंट नो कैसे मिस हो गया, तो लोहित भी इनफैक्ट है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक ट्रिब्यूटरी देखने को मिल जाती है। बाकी ब्रह्मपुत्र कहाँ से फ्लो करती है तो आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, कैलाश रेंजेस ऑफ हिमालय से यहाँ पे ओरिजिनेट करती हुई ये हमें देखने को मिल जाती है, इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑल द फोर इज करेक्ट। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली एस पे जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। फिर से आप सभी को एक ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल योर फैमिलीज। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।